अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हमारी बज़्म में हमारे साथ शरीक हैं जनाब डॉक्टर अली अमीन। डॉक्टर अली अमीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का, वक्त देने का। आज हम आए हुए हैं डॉक्टर साहब के शहर चिन्योट, और चिन्योट के अंदर कोई सियासी शख्सियत ऐसी नहीं है जो डॉक्टर अली अमीन को ना जानती हो, इनके काम से वाकिफ़ ना हो। और इनका मुख्तसर तारुफ़ ये है कि ये पाकिस्तान मज़दूर महाज़ पंजाब के सदर हैं। हमारा जो महानामा मंशूर है उसके अंदर इनकी ख़बरें जो है वो भरी हुई होती हैं हर महीने के हिसाब से। कोई चिन्योट का ऐसा मसला नहीं है जो इनका डॉक्टर साहब का ख़ुद का मसला ना हो। डॉक्टर साहब, मैंने सही कहा? और यहाँ पे मैं ये भी बताता चलूँ कि जो सोशल मीडिया पे वैसे तो ज़ाहिर मुलाकातें हैं और सब चीज़ है, मगर सोशल मीडिया के ऊपर मैंने आज तक कोई भी सियासी गैदरिंग इससे बड़ी नहीं देखी जो डॉक्टर साहब ने ख़ुद जो है ऑर्गेनाइज़ की हो या ख़ुद लीड की हो, स्पेशली इनके जो यकम मई के जलसे होते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये सब मैंने तारुफ़ किया, इसके अंदर कोई ज़रा बराबर भी जो है ऊपर नीचे नहीं है, जी जी। कोई चीज़ मैंने एग्जैजरेट नहीं की है। तो डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताइए कि किस किस अंदाज में, किस तरह आपने अपना सियासी सफ़र शुरू किया। और एक और बात जो मुझे आपसे पूछनी है, जो आपका एसोसिएशन रहा है पाकिस्तान मज़दूर महाज़ से, जी जी। जो मजमा आपके साथ होता है, जो आपकी कॉल के ऊपर बाहर निकलता है, जी जी। तो मेरे ख़्याल में तो हर सियासी पार्टी आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती होगी। आपने इलेक्शन भी लड़ा, जी जी। इलेक्शन भी आपने पाकिस्तान मजदूर मजदूर मास के मास के टिकट तरफ। पे लड़ा, और जी 7,000 तक आपने वोट जी भी जी। लिए। तो ये इन सब चीज़ों, इतनी कमिटमेंट आप में किस तरह आती है कि इस कमिटमेंट के साथ, पाकिस्तान मजदूर मास के साथ जुड़े रहना, वो कमिटमेंट, वो ऑनेस्टी, इस सब के बारे में बताएं। देखिए कामरान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने कराची से आके जनाब से निवोड आप मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप इतना लंबा सफ़र करके आप आए। और बात सीधी सी है भाई कि अज़ल से हम तारीख़ पढ़ते आए हैं कि हैव और हैव नॉट की लड़ाई चल रही है। अशराफिया ने हमेशा, हर दौर की अशराफिया ने, हुक्मरान तबके ने उस लड़ाई को और रंग दिए, कभी मज़हब का रंग दिया, कभी फ़िरक़े का नाम दिया, नस्ल का दिया। ये लड़ाई नहीं है, लड़ाई हैव और हैव नॉट की है। और स्पार्टेक्सी मूवमेंट जब ग़ुलामों ने बगावत की थी, वो समझ लें कि पहली इस कुर्रे ज़मीन पे जो नॉन हिस्ट्री में जो बगावत हुई है वो पहली थी, सही है, स्पार्टक्स। स्पार्टकस। उसको जब मैंने पढ़ा जवानी में, तो मैंने बड़ा हैरान भी हुआ। और मैं भी उसको उस आइडियलाइज करता हूँ आइडलाइज करता भरपूर हूँ। तो तरीके वो से। देखो, उस दौर में जब उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई नॉलेज नहीं था, कोई मीडिया नहीं था। आई एम स्पार्टकस। तो ये चीज़ है कि इस समाज को बदलना सबसे बड़ा, दीनी लिहाज से देखो, समाजी लिहाज से देखो, अखलाकी लिहाज से देखो, तो हमें उन्हीं लोगों के साथ खड़े होना है जो डाउन ट्रोटेड हैं, जिनका इस्तेसाल होता है, जो मजलूम लोग हैं। दीन भी हमारा यही कहता है, मॉडर्न वर्ल्ड भी यही कहती है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी यही कहती हैं। तो वाई नॉट, हमें क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए। तो मैं छोटा सा था, तो मेरी एक दफ़ा इसी तरह करके कोई सियासी तौर पे, बच्चे हम छोटे छोटे थे, तो मैं उसको तो कहता था मैं भट्टो को वोट दूंगा। वो 9 सितारों वाले बच्चे थे, उन्होंने मुझे पीटा। अरे तू भट्टो का साथ क्यों? मैंने कहा यार, वो रोटी कपड़े मकान की बात करता है, गरीबों की बात करता है। तो ये एक करंट था, एक बुनियादी तौर पे एक सोच ये थी। 70 की बात मुझे आपकी? 70 72 की बात में, 72, छोटा हाँ, सा था जी, 72 बिल्कुल। की। तो कहने का मकसद ये है कि वो एक बचपन से एक अमीर और गरीब के दरमियान जो फ़र्क है, वो नापसंदीदा फेल नज़र आता है कि हम खा रहे हैं और दूसरा भूखा रहे यार। वाह। तो ये चीज़ थी मुझे। वायली तौर पे मैंने पीपल्स पार्टी में गया, और भी मतलब, लेकिन मैंने ये देखा कि पार्टियां जो थी सियासी, जो जागीरदाराना निज़ाम की तलक रखने वाली पार्टियां हैं, जो सरमायादारों की पार्टियां हैं, इन सब पार्टियों ने पाकिस्तान के मज़लूमों को कुछ नहीं दिया, और ना ये दे सकते हैं, ना इस काबिल हैं कि वो कुछ दे सकेंगे। तो सब ये है कि मसला ये है कि बुनियादी तौर पे तबकाती शऊर जब आया है, तो उससे फिर मैंने देखा कि ये इनकी जमातों में रह के तो काम नहीं हो सकता, जागीरदारों की जमातों में रह के काम नहीं हो सकता, सरमायादारों की जमातों में रह के काम नहीं हो सकता। दीनी जमातें तो वैसे ही फ़ारग हैं, चूँकि उन्होंने तो ख़ास एजेंडे पे काम करें, उससे आगे तो उनकी सोच ही नहीं है। तो फिर मैंने, जब शौकत चौधरी साहब हमारे साथ मुतारफ़ हुए 2000 में, तो फिर मैंने फ़ौरन मज़दूर महाज़ ज्वाइन किया। तो मैंने कहा नहीं, अपने जिस तबके से मैं मुखलस हूँ, जिस तबके से मुझे प्यार है, वो कहते हैं अलकासब हबीबुल्ला, भाई अल्लाह में अगर प्यार कर सकता है तो वाई नाट शौकत चौधरी, अली अमीन और कामरान या बाकी क्यों नहीं कर सकते। तो वो मेहनत कश तबका जो डाउन रोटेड है, जिसकी मेहनत का इस्तेसाल होता है,
जो किसी भी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी होती है, और वो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम रहे, तालीम से वो महरूम, सेहत से वो महरूम, किराए के घरों में धक्के खा रहे हैं 5.25 करोड़ लोग पाकिस्तान में, 2 करोड़ बच्चे हैं जिनकी हाथ में किताब और कलम नहीं है। यार ज़्यादती नहीं है? लोग इलाज मुआलजे के लिए पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं क्योंकि डॉक्टर की फ़ीस नहीं दे सकते, दवाई नहीं दे सकते, तो रियासत क्या कर रही है? तो ये चीज़ है बुनियादी तौर पे कि इस रियासत को हर सूरत में ना सिर्फ बराबरी का निज़ाम आना चाहिए, या कम अज़ कम एक वेलफेयर रियासत तो ज़रूर होनी चाहिए कि कम अज़ कम इंसान को ज़िंदा रहने का हक़ तो ज़रूर होना चाहिए। ये स्टार्ट में था। बाद में हमने पूरी हिस्ट्री पढ़ी, मईशत पढ़ी, पॉलिटिकल साइंस, सारा कुछ, तो फिर यही समझ आई कि बराबरी के निज़ाम के बगैर मुमकिन नहीं है। और ये जो बराबरी का जो आप निज़ाम कह रहे हैं, तो जब हम ये बात करते हैं तो सोशलिज़म और कम्युनिज़म की बात आती है। जी सीधी सी बात है जी। देखिए हमारा दीन तो हम सारे मुसलमान ही हैं, लेकिन मईशत सोशलिज्म के बगैर, यही मैं बात कर रहा था। मईशत सोशलिज्म के बगैर नहीं चल सकती। बराबरी, सोशलिज्म। जी हाँ, अब उसे आप अपना नाम कोई दे लें, मसवात महमदी का नाम दे लें, कोई सोशलिज्म का नाम दे और लें। इस्लाम की भी इंटरप्रिटेशन सोशलिस्ट इस्लाम के तौर पे, बिल्कुल बिल्कुल रेडिकल जो इनकलाबी है इस्लाम का जो पोस्चर है, वो तो क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा जो कुछ है बांट दो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये सोशलिज्म नहीं है तो और क्या है भाई? तो मतलब ये गलत यूज़ करते हैं ये इस्लाम गलत को। यूज़ करते हैं। ये कहते हैं ज़ाती मलकियत तो अल्लाह ने दी हुई है और यहाँ जी किसी को हक़ नहीं पहुँचता। क्यों हक़ नहीं पहुँचता भाई? ये अब अंग्रेज़ों के दौर के ये ज़मीनें इनको दी हैं, इस गद्दारी धरती के जो फ्रीडम फाइटर होते थे उनको मरवा कर इन लोगों ने जगीरें हासिल की, और आज हम कहते हैं जगीरें अगर गरीबों में बांट दो, तो ये तो इनकलाबी काम है, इस्लामी काम है, इंसानी काम है। तो भाई इसके अलावा जगीरदारी निज़ाम को, और तकलीफ दे कामरान भाई बात यह है कि 3.5 सूबों में अभी तक ट्राइबल सिस्टम है। बिल्कुल वो जो कबायली निज़ाम यानी जगीरदाराना निज़ाम से भी पीछे है। ट्राइबल, यानी पूरा केपी के, पूरा बलूचिस्तान, पूरी हमारी सराइकी बेल्ट, पूरा इंटीरियर सिंध, आप आबादी और रकबे को देखें 3.5 सूबे ट्राइबल सिस्टम में रह रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जब तक इस स्टेटस को की जो हामी कुव्वतें हैं, जगीरदार हैं, जो यहाँ की ब्यूरोक्रेसी है, ये सब इस सिस्टम को, इस इस्तिसाली निज़ाम को बचा कर रखना चाहती है, चूँकि इन्हें पता है कि जब ये सिरकेगा तो हमारे मफादात, हमारी जो अल्ले तल्ले हैं वो भी ख़त्म होते हैं। या लिहाजा ये सब स्टेक होल्डर जो हैं, आप ज़रा सी खुजली करें वो स्टेट की, ये सारे इसकी रखवाली के लिए, या पार्लियामेंट भी आ जाएगी और बाकी लोग भी आ जाएंगे, और इसकी रखवाली क्या है भाई? एक सिस्टम गिर रहा है। हम तो वो देखो ना, हुक्मरान आते हैं और वो अच्छी अच्छी पार्टियों की बड़ी मोतबर शख्सियतें होती हैं, हम कहते हैं हम तो चाहते हैं कि निज़ाम को बचा ले। भाई निज़ाम कैसे है? किसी की सर में ईंट लग रही है, किसी को बाला छतीर लग रहा है, तो गिराओ, उसका नया समाज बनाओ। आज भी 72 साल बाद हालत ये है कि जिस मुल्क के अंदर 30 लाख औरतें प्रॉस बन गई हों 2 वक्त की रोटी के लिए। शर्म आनी चाहिए हुक्मरानों को। 2 करोड़ बच्चों के हाथ में किताब नहीं है, लोग इलाज मुआवजा नहीं कर सकते, 6.25 करोड़ लोग किरायों के मकान में रहते हैं, जो बेचारे किराया दे के, बिजली का बिल दे के हाथ फारग होता है उनका, यकीन जाने खाने के नहीं होते। और 6.25 करोड़ बच्चे हैं नौजवान जो 16 साल से 24 साल तक है, जो इनको मसरूफ़ करना था। और क्या करना था? जस्ट उनकी मैट्रिक के बाद आपने 1 साल का कोर्स करवाना था और उनको किसी आईटी में इधर उधर आप जनाब वोकेशनल ट्रेनिंग करनी थी और डिजिटल मार्केटिंग करनी थी। आज बांग्लादेश देखें, 26 अरब वो कर रहा है और 30 अरब डॉलर वो कर रहा है एक्सपोर्ट। औरतों को भी उन्होंने मसरूफ़ कर दिया। पाकिस्तान में क्या है जी? बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट में लाइनें लगवा के भिखारी बना रहे हैं। क्या है? और दस्तरखान देखें क्या है। तो ये बात है, एक फैक्ट्री लगती है तो 100 ख़ानदानों को रोज़गार मिलता है। कोई इसका बुकरम बना रहा है, कोई इसकी डाइंग कर रहा है, कोई इसका कलर कर रहा है, कोई पैकिंग बना रहा है, कोई सिलाई कर रहा है। जब आप बनी बनाई चीज़ मंगवाएंगे तो वो तो सिर्फ 2, एक इम्पोर्टर होगा और एक एक्सपोर्टर होगा। वो 2 बंदों के दरमियान ही डील ख़त्म, पूरा कंटेनर मंगवाया और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान को एक कंज्यूमर सोसाइटी की तरफ ले जाया गया है। आज करोड़ों लोग बेरोज़गार हैं। आपके 1-1 अरब डॉलर के लिए लेटे हुए हैं हुक्मरानों के, IMF के आगे। आपकी रेलवे जाके चाइना को सेट करती रही है, आपकी PIA सेट करती रही है, आपकी ब्यूरोक्रेसी जाके उनको बताती रही है भाई ऐसे ऐसे रूल्स हैं। आपके हमारे ताजिर चनियोड़ की शेख बिरादरी के वहाँ जाके उनको सेट करते भाई रूल ऐसे बिजनेस होता है। वो आते थे पाकिस्तान में, बीको कंपनी में आके देखा करते थे। वो फ़ोटो अभी भी हिस्ट्री में आप जाएँ, गूगल पे सर्च करें तो वो देख रहे होते हैं। वो अपने बीको में आके फैक्ट्रियों में देखते थे, अच्छा ऐसे काम होता है। ये कभी 70s की बात है, 60s 70s की बात है कि इन्होंने पाकिस्तान में आकर फॉलो। लेकिन पाकिस्तान का जो किबला निराला है बिल्कुल उल्टा है। यहाँ तो मफादात और जगीरदाराना निज़ाम को रखने के लिए इन्होंने मुल्क तोड़ दिया। इन्होंने जगीरदारी नहीं तोड़ी, इन्होंने मुल्क तोड़ दिया। तो जिनकी रीत ये हो, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी खा रही है, कोई ऑडिट नहीं है, यहाँ का सरमायादार खा रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है,
यहाँ का जागीरदार है, कोई ज़रूरी टैक्स ज़रूरी सलाहत तो बड़ी दूर की बात है, यहाँ तो वो टैक्स पूरा अदा नहीं करता। तो इस तरह मैशतें नहीं चलती। इवन इस्टेब्लिशमेंट भी अगर जिस तरीके से मुल्क चला रही है तब भी नहीं मुल्क चलता, भाई नहीं चलता। अपनी अपनी डोमेन में रह के करते तो सरमायादाराना निज़ाम में भी तरक्की की गुंजाइश होती है, लेकिन यहाँ तो ट्राइबल सिस्टम को इन्होंने रोका हुआ है। तो ये सारे सिनेरियो में हमने देखा कि कम से कम पाकिस्तान मजदूर महाज एक मेहनत कश तबके की बात कर रही है और अपने तबके के नाम पे उसने पार्टी का पॉलिटिक्स का आगाज़ किया हुआ है। वो छोटी है बड़ी है अलग डिस्कशन है, लेकिन हिस्ट्री हम रकम कर रहे हैं। चिन्योट में रक्षा वालों के मसाइल, भट्ठा मजदूरों के मसाइल, घर घर इंडस्ट्री अपना फर्नीचर वालों की उनको ऑर्गेनाइज़ किया, इसी तरह करके सेंट्री वर्कर के इश्यूज़, तो हर इश्यूज़ को एड्रेस किया है। तो ये मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी प्रोडक्ट है, इसकी सिर्फ मार्केटिंग करने की ज़रूरत है। ये इतनी बड़ी आइडियोलॉजी है और हमसे ठीक तरीके से वो मार्केटिंग हो नहीं पा रही। जितने भी रेडिकल इनकलाबी लोग हैं, ऐसी बात नहीं, अब गली में निकल जाए, नाली बंद है, बिजली नहीं है, महंगाई है, काम क्यों नहीं है? काम करने की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन आप घर से निकलना है। पहली शर्त है घर से निकलना, यहाँ से क्लियर होना और फिर घर से निकलना। और जितना शऊर है आप निकलें, यकीन जाने लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे और लोग ट्रस्ट भी करेंगे, क्योंकि लोग डसे हुए हैं इन सरमायादारों के, इन जागीरदारों के, इन जुगादरियों के। तो लिहाजा रिस्पेक्ट भी मिलेगी और लोग भी निकलेंगे और निकलते हैं। हमने तो देखा है, अपनी आंखों से देखा। आपकी हर कॉल के ऊपर जो है पूरा जोक दर जोक लोग जो है वो बाहर होते हैं। बुनियादी चीज़ है दयानतदारी है कि अगर आपके हाथ करप्शन में रंगे नहीं होने चाहिए, किसी के इस्तेसाल में आपका हाथ नहीं होना चाहिए, सच हो, आप ये कि लगे रहे अपने मकसद पे, रिजल्ट निकलता है। क्यों नहीं निकलता? आपकी तो प्रोडक्ट ही ऐसी है, गरीबों की प्रोडक्ट है। और डॉक्टर साहब, जो मैंने कहा कि इतना मजमा आपको फॉलो कर रहा होता है, आपकी कॉल पे बाहर निकल रहा होता है, तो सियासी पार्टियां आपके पीछे नहीं पड़ती कि अली हमारे साथ आ जाओ? देखिए आते हैं जी, बिल्कुल उनसे बार्गेनिंग भी होती है, मामलात भी होते हैं कि आएँ जी बात करें। MQM के 2 गुडेल साहब भी मेरे पास आए कि आप हमें ज्वाइन कर लें। मगर जी ज्वाइन करने वाली बात नहीं है। इस तरह और भी पार्टियां आती हैं। अभी भी मुझे ऑफर है एक बहुत बड़ी पार्टी से कि आप हमें ज्वाइन कर लें, बल्कि अभी जिनको डिफीट कर रहे हैं, पीछे धकेला जा रहा है, उनके भी लोग आ रहे हैं कि आप हमें ज्वाइन कर लें, तो आप निडर बंदे हैं, आप हमें। मैं क्या, देखते हैं, वो तो पार्टी जो डिसीजन करती है हम बिल्कुल वो करेंगे। और देखिए इत्तेहाद बनता है, इनके साथ इंजमाम करना, मर्ज करना नहीं बनता, चूँकि अल्टीमेटली इनसे भी हमारी फिर एक वक्त आएगा कि एक लड़ाई होगी कि तुम करते क्या हो, क्योंकि इन्होंने वही करना है, अपना तबकाती किरदार अदा करना है, और तबकाती किरदार अदा करने से बाज नहीं आना। तो ये इतनी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम देखने को मिलती है, इतनी कमिटमेंट। तो मकसद ये है कि हम, ठीक है, सोसाइटी को कोई एक कदम भी आगे ले जाना चाहता है तो वो तब हमारा साथी है। अगर कोई कहता है कि फ्यूडलिज्म खत्म होना चाहिए, ट्राइबल सिस्टम खत्म होना चाहिए, यहाँ एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आना चाहिए, तो हम खड़े हैं। पाकिस्तान के बुर्जुआ क्लास के साथ भी खड़े हैं कि पाकिस्तान की जो बुर्जुआजी है, नेशनल जो कौमी सरमायादार है, उसके साथ भी हमारा इत्तेहाद बन सकता है, क्योंकि वो कौमी सरमायादार इस वक्त परेशान है, जिसके पास बिजली नहीं है, बिजली है तो महंगी है, उसके बाद रॉ मटेरियल महंगा कर दिया गया है, वो प्रोडक्शन करना चाहता है, वो एक्सपोर्ट करना चाहता है। वो तो रो रहे हैं, आप फैसलाबाद में आए, वो हमारे रिलेटिव्स भी हैं, हमारे जानने वाले भी हैं, वो पूरा तबका परेशान है कि हम, ठीक है, हम तो मजदूरों की सियासत कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन करना चाहता है पाकिस्तान में, उसके लिए तो हालात है उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं। वो तो रो रहा है कि मैं इतनी महंगी बिजली से इंटरनेशनल मार्केट को कैसे अब कम्पीट करूँगा, इतना डॉलर बढ़ा दिया, मैं अब वहाँ से मिस्र से क्या मंगवाऊँगा, मैं डाइंग कहाँ से मंगवाऊंगा, इतना महंगा इंजीनियर कहाँ से मंगवाऊंगा। तो इनको ये पता, ये यकीन जाने इन्होंने गलती बड़ी की है। अगर ये इसको ना भी करते तो कम से कम अपने नौजवानों को डिजिटल मार्केटिंग और ई अर्निंग की तरफ ले जाते, उससे ऊपर कोई खर्चा नहीं होता। और देखें आप, अगर किसी बंदे, अगर बांग्लादेश में, पाकिस्तान की अगर 30 अरब डॉलर कॉटन की एक्सपोर्ट हुई है, तो 21 अरब डॉलर तो मिस्र के पास चला गया जी, वहाँ से हमने धागा मंगाया जी, डाइंग यूरोप में चली गई, इंजीनियर उधर से आए, मशीनरी उधर से आई, पीछे 9 अरब डॉलर बचा 30 में से। और ये ऐसा है कि पाकिस्तान में अगर आप नौजवानों को, मैट्रिक और FA के बच्चों को आप लगा लेते, अब तो काफ़ी टाइम गुजर गया, लेकिन अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि चलें कुछ समेट लें जाते जाते ही। तो कम से कम ये होता है, यकीन जाने 30 के 30 अरब डॉलर आपके पास आते हैं। लेकिन तकलीफ दे बात ये है कि आज तक इन्होंने पेमेंट्स के लिए, जो कोई बच्चे कर भी रहे हैं, तो गेट वे नहीं बनाया कि जो आते हैं, यानी 3 अरब डॉलर आते हैं, तो उसमें भी 1.5 अरब डॉलर कट रहा है कि आपके पास गेट वे ही नहीं है भाई, कोई वन विंडो ऑपरेशन नहीं है, पेपॉल नहीं चाहिए। पेपॉल इंडिया चला गया, उधर है, इधर नहीं आया वो, इस क्यों नहीं आया भाई? सोचो ना, क्यों नहीं कर रहे? तो आप नौजवानों को, आप पॉलिटिक्स कर रहे हो जी, तब्दीली आएगी नौजवानों के लिए, हाथ में क्या है? पोर्नोग्राफी खुला हुआ है, सब कुछ, बेचारे सेहत खराब कर रहे हैं। उन बच्चों को लगाते, जब उनके मैसेज आता है तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे आए हैं, तो बच्चे तो खुशी से और काम करते। इंडिया में क्या हुआ है, एक रियासत के अंदर 19 अरब डॉलर कमा रहे हैं,
और पूरे इंडिया की जो है एक्सपोर्ट है जो ई अर्निंग की 175 अरब डॉलर से ज़्यादा है। बांग्लादेश देखें आप कितना आगे निकल गया, हम कहाँ खड़े हैं। तो ये जब इस तरह मुल्क नहीं चलते ये अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल मुझे आप यहाँ बताएं। ये सारी बातें की और पूरा मैंने मौका दिया कि आप बात करें, दिल की भड़ास आप निकालें। आप मुझे ये बताओ कि ये सारी बातें आप कह रहे हो, आप ब्यूरोक्रेट नहीं हो, आप मतलब कोई बालादस्त कब्जा मतलब तबका नहीं हो कि आप कब्जा करके बैठे हुए हो रिसोर्सेज। आपको पता है यहाँ चिन्योट के अंदर बैठे हुए आप इकोनॉमी के ऊपर बात कर रहे हो, आप एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल के ऊपर बात कर रहे हो। ये जो हुक्मरान है इनको नहीं पता चल रहा होता ये क्या चक्कर क्या है? इनकी ड्यूल नेशनैलिटीज हैं भाई कामरान। इनका मसला ये है कि इनका सारा अरबों लूट मार का पैसा बाहर पड़ा है, खा ब्यूरोक्रेसी है या ये जो है सरमायादार हैं, जागीरदार हैं, सियासतदान हैं, इन सब के बाहर पड़े हैं, अरबों रुपए पड़े। इनको क्या मुल्क से लगता है? ये मगर मुल्क तो ये आपका यहीं से तो कमाया है, तो इसकी तो सोच लो। जो गाय दूध देती है उसको तो ना दुनिया की काटो। बदतरीन अशराफिया में शुमार पाकिस्तान का होता है। यकीन जाने कि वो अशराफिया जो हम यूरोप की पढ़ते हैं वो फिर को डिलीवर करता था, आज भी वो डिलीवर नहीं करते, ये ऑन ही नहीं करते, जगह को अपने ही अपने मुल्क को ऑन नहीं करते। और यकीन जाने जिस कुर्सी में जिस जिस कश्ती में बैठे हैं उसी में छेद करते जा रहे हैं और डूबेंगे हम। जाहिर है ये भी डूबेंगे, मुल्क डूबेगा तो ये भी डूबेंगे। लेकिन बहरहाल इनका तो सिक्योर है, इनके नस्लें कई 20 नस्लें 50 नस्लें इनकी सिक्योर है, उनके मुस्तकबिल, चूँकि बाहर हर चीज़ इनकी पड़ी हुई है। असल में जो मुल्क है अब चलेगा नहीं ऐसे, सीधी सी बात है। अच्छा अली भाई, मुझे आप ये बताओ कि कोई होप नज़र आता है इस मुल्क से, इस मुल्क की नौजवान तबके से कोई होप? देखिए जी, मेहनत कश तबका जितना भी है ना, नौजवान मेहनत कश, ये सब मिल के इस निज़ाम को बदलेंगे, एक आम आदमी पार्टी बनेगी। जैसे हमने मजदूर महाज बनाई है, हम ये अल्टीमेट नहीं कहते कि आखिरी है, इसमें और भी मर्ज करेंगे। जितनी छोटी छोटी जमातें हैं इंशाल्लाह इन सब को मर्ज करेंगे। एक प्योर रेवोल्यूशनरी जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की और लोअर क्लास की जो जमात होगी वो इंशाल्लाह बनाएंगे और बनेगी। वो हम देखेंगे, हमारी ज़िंदगी में ही नज़र आएगी। चूँकि लोग बुनियादी तौर पर कामरान भाई तंग आ चुके हैं। ये सब रोटी कपड़ा मकान तब्दीली सारे इन्होंने जुगादरी जो इस्टेब्लिशमेंट ने बना के गुब्बारे फुला के इनके सामने रखे थे ना, वो सब एक एक सुई के साथ धमाके के साथ उड़ चुके हैं। होता ये है कि हर दफ़ा नया गुब्बारा ले आते हैं। वो इसीलिए बड़ी जहानत के साथ, बड़ी मुहारत के साथ यहाँ पाकिस्तान के साथ खेला जा रहा है कि जब भी अवाम तंग हो रही होती है तो एक नया घोड़ा खड़ा कर दिया जाता है। तब आपकी मेरी सबकी जिम्मेदारी होती है कि हम आम आदमी के पास जाएं, तबलीगी जमात की तरह जाएं और लोगों को बताएं कि भाई आपके साथ जो ज्यादती हो रही है, अपने में से लीडर पैदा करो। तो ये हमारी कमजोरी है, हम नहीं करते वो काम। हम बैठक में बैठ के इनकलाब तो चाय की प्याली में लाते हैं और गालियां निकालते हैं। लोगों का भी रवैया यही है कि मैं जब हम महंगाई के लिए हम कहते हैं जी कॉल देते हैं तो 200-250 लोग भी नहीं निकलते। अच्छा, लाखों लोग गालियां दे रहे होंगे भाई। पुरअमन तरीके से प्ले कार्ड पकड़ने से कोई FIR नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। लेकिन आज एक महंगाई के लिए 15 मिनट आप निकाल के आ जाए, लोग नहीं निकलते। बिजली गई है सारी सारी रात। परसों ऐसा वाक़या, मैंने एक बाजार में दूसरे दिन गया तो उन्होंने कहा जी बिजली कल की गई है। मैं कहा किसी ने कंप्लेंट की? किसी ने नहीं की जी, आ जाएगी। तो खैर मैंने वो एक्शन साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये दूसरा दिन जा रहा है। तो उन्होंने कहा वो मतलब एक ने कंप्लेंट की टेलीफोन, भाई बंदा एक मोटरसाइकिल उठाए चला जाए, उनके रोग गले बन के लग जाए। बेहिसी आ गई है। और ये ज़्यादा ख़तरनाक है, बेहिसी ज़्यादा ख़तरनाक है इस सेंस में कि लोगों के साथ फिर ये बेसी एक लावा बन के फूटती है। अगर साथ साथ कैथारसिस होता है, लोग एजुकेट होते रहते हैं, महज़ब तरीके से एवोल्यूशनरी तरीके से रेवोल्यूशन में दाखिल हो जाते हैं। ये जो ख़तरनाक जो काम हो रहा है पाकिस्तान में, जो मेहनत कश तबके की, मिडिल क्लास की खौफनाक महंगाई के बाद भी खामोशी है, और ये जो जब निकलेगी फिर अनारकी होगी। अनारकी में और इनकलाब में यही फ़र्क होता है। तो पॉजिटिव लोग जो मतलब पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो एक किसी भी बेचैनी को, तबकाती लहर जो आती है, कश्मकशी आती है तबकात के अंदर, चूँकि हैव और हैव नॉट के दरमियान इतना फ़र्क बढ़ गया है कि अब गरीब आदमी ना बच्चे को पढ़ा सकता है, ना तालीम खुराक अच्छी दिखला रहा है, ना मकान उसकी रेजिडेंट, कोई लाइफ में क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। वो जो फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है, ठीक है मेरा मसला डायरेक्ट तो नहीं हो सकता, लेकिन मेरे भाइयों का, मेरे इर्द गिर्द जो सोसाइटी एहसास लोग हैं, हम तो देख रहे हैं ना क्या हो रहा है सारा। तो वो ये मायूसी ये हुई है कि इशराफिया को भी जो किरदार अदा होता है, यूरोप की इशराफिया ने भी और मतलब बहुत सारे ममालिक में वो नीचे ज़रूर देखते हैं। एक बंदे ने, अकेले बंदे ने इतने लाखों अरबों डॉलर अपनी सिर्फ 20% कमाई रखी, बाकी बांट दिया। यानी ये वीएन नहीं है, ये सबसे ज़्यादा इबादत गुजार यहाँ लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेईमान भी लोग यहाँ पे हैं। तो ये एक बड़ी ट्रेजेडी है। और यहाँ के जो मर्केंटाइल क्लास है, यहाँ के जो ताजर हैं, यहाँ के जो सरमायादार हैं, जो मुतवव्वल लोग हैं, उनके अंदर एहसास ही नहीं है कि आप थोड़ा सा डिलीवर करें मुल्क के लिए भी। कोई कौम परस्ती नहीं है, नेशनलिज्म जो होती है ना वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है इनमें।
तो फिर ये नहीं है, तो फिर कम से कम एक पाकिस्तान का जो मेहनत कश है, किसान है, हारी है, मजदूर है, क्लर्क है, एक तालब इल्म है, पिसे हुए लोग जो हैं, उनके बच्चे हैं, खा वो किसी पुलिस में हैं, फौज में हैं, या अदालतों में हैं, या सड़कों खलियानों में काम कर रहे हैं, वो मिलकर एक जमात बनाएं और फिर उसकी पजीराई भी होगी। सच्चे दिल से जब अगर सच्चाई लेकर निकलेंगे तो लोग एतबार भी करते हैं। अच्छा, और डॉक्टर साहब मुझे थोड़ा सा सम अप करके बताएं, क्योंकि आपकी स्ट्रगल पूरी घूमी है पंजाब और स्पेशली चिन्योट और फैसलाबाद में। क्या क्या आपके क्रेडिट के ऊपर चीज़ें हैं? बड़ा काम है आपका, मैं जानता हूँ, मगर कुछ दोस्तों को बताएं। एक बिल्डिंग के ऊपर बड़ा काम हो रहा था, वो कब्जा हाँ, का हो गया था देखिए छोटे ये। छोटे हाँ, इश्यूज होते हैं। मैं दोस्तों को यही कहता हूँ कि आप जब निकलते हो तो एक नाली से लेके, बिजली से लेके, महंगाई तक और बहुत सारे, जैसे लोगों के हॉस्पिटल, मसलों से जुड़ना होता मुस्लिम, है, बस असल चीज़ ये है कि लोगों के मसाइल चाहे को जो भी ऑन कर मसला लें, नजर ऑन आए। कर लें। हाँ, जैसे कि ट्रस्ट है हर कि मसला आपका है चिन्योड़ ये में एक शेख चिन्होट फजल का। इलाही हॉस्पिटल था, तो वो अल्लाह गरी के रहमत करे, उनको उन्होंने 105 कनाल उस भले वक्तों में हॉस्पिटल भी बना दी और जगह भी वक्फ कर दी। तो कुछ लोगों ने वहाँ जो लैंड ग्रैबर्स थे, उन लोगों ने बड़े अदारों के साथ मिलके चालबाजी करके उन्होंने जनाब अक्वायर कर लिया सारा कुछ। तो उसको हमने हाई कोर्ट लेके गए, सुप्रीम कोर्ट ले, दुश्मनियां भी पड़ी, लेकिन उन्हें पता था पीछे बंदे खड़े हैं, इन्होंने हम और करेंगे तो लोग भी निकलते थे फिर आपके निकलते साथ। हैं जी। सैकड़ों के लोग में उनके अभी भी, आज भी हर साल जख्म है कि उनके प्लाजों के सामने जाके धरना दे के बैठते हैं। वो केस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। अदालती निज़ाम भी इतना है कि दुनिया में हमारा 140वां नंबर है खैर से, तो वो भी नहीं सुनते, तो क्या करें। लेकिन हमने लोगों को याद दहानी कराते रहते हैं हर साल, साल में 2-4 दफ़ा, सैकड़ों लोगों को, हज़ारों को लेके उन्हीं जगहों पे। कि ये तुम्हारा है। ये तुम्हारा है। तो बल्कि उनके पोते डॉक्टर अमजद गुलजार साहब लंदन में होते हैं, वो स्पेशल आते हैं, वो क्या ऑर्थोपेडिक सर्जन है। उसी हॉस्पिटल में हम उनसे आर्टिफिशियल लिम्स लगवा रहे हैं, ऑपरेशन करवा रहे हैं, बल्कि उन्हीं उसी ज़मीन पे हमने ट्रॉमा सेंटर उनसे बनवाना क्या है। बात है। तो ये कम से कम ये जो पब्लिक इश्यूज होते हैं, उनको जब तक लेकर नहीं चलेंगे पजीराई नहीं मिलेगी। जाली लोग जो होते हैं, जाली जमातें जो होती हैं, वो ये काम नहीं करते। जो जेनुइन लोग हैं, जिन्हें अल्लाह ताला की मखलूक से प्यार होता है, वो लोग निकलते हैं और इबादत समझ के निकलते हैं। और यकीन जाने, हमें ना कोई आज तक डरा सका है, ना कोई झुका सका और है। ये रिक्शे वालों का क्या मेरे मसला था? साथी मजदूर महाज के जितने मेरे आतफ हनीफ एडवोकेट हैं, आजी आशम साहब हैं, लंबी टीम है जो उसने बड़ी माशाल्लाह स्ट्रगल की है। ये सारे, मैं अकेला नहीं हूँ कुछ भी, ये एक टीम वर्क होता है। बिल्कुल। इसके अलावा फिर हमारे साथी फैसलाबाद में हुसैन नवीद साहब हैं, इस तरह लाहौर में शौकत चोई साहब हमारे मरकजी लीडर हैं। तो ये सारे मुख्तलिफ जगहों पे हमने जो नेटवर्क बनाया, ये किन के लिए बनाया? ये मेहनत कशों के लिए बनाया, और बताया उनको भाई देखो, ये एक चिन्योड़ में हमने एक मॉडल बनाया है, आप लोग इस तरह काम करें। बल्कि पाकिस्तान में जितने भी समझते हैं, जो रेवोल्यूशनरी टच रखते हैं, समझते हैं कि इस मुल्क में इनकलाब आना चाहिए, उनके लिए एक रोल मॉडल चिन्योड़ में बनाया कि देखो बिल्कुल। ये काम इस तरह होता है, क्यों नहीं हो सकता, आप निकलो तो क्या होगा ना। इस तरह रक्शे वाले हैं, उनके मसाइल थे, उन पर वो क्या मसाइल थे? टैक्सेस उनको लगा दिए गए, उनको जनाब तंग किया गया, उनको अड्डे नहीं दिए गए। यानी उनके लिए सड़कों के साथ अब आप देखेंगे और चौक। पूरे के पूरे रिक्शे हाँ आपके जी, साथ निकल आए थे जी, आपके? वो अब देखें ना, उन्हीं के इश्यूज हैं ना, मेरे इश्यूज नहीं है। तो हम उनके इश्यूज का सच्चाई के साथ खड़े हो गए, एड्रेस किया। सिर्फ धरने और जल्द से ही नहीं किया, इंतजामिया को भी बताया कि इनके ये मसाइल हल करें। तहसील चौक के चारों तरफ बिल्कुल। उन्होंने बैर लगा के उन्होंने एक सिस्टम बनाया उनके लिए। तो उनके इसके अलावा जो फर्नीचर इंडस्ट्री है, फर्नीचर। फर्नीचर इंडस्ट्री चनियोड़ में तकरीबन 1200 से 1500 वर्कशॉपें हैं। मैं एक वर्कशॉप में खुद पैदल चल के जाता था, मैं और मेरे साथी। हमने उनको ऑर्गेनाइज किया कि आपके ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं, आपके पास कोई अच्छे स्टैंडर्ड की जगह नहीं है, आपके पास टैक्सेस लगे हुए हैं, आपके पास लोन आपको नहीं मिलता। तो इन सब चीज़ों को पहले इदराक होना चाहिए कि उनके पहले उनसे सुने उनको कि मसाइल क्या हैं। जब आप सुन लेंगे ना, फिर आपको उसको लिख लें और उनके बार बार उनके पास जाएं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। तो फिर हमने शहर के पूरे रेक्टल स्केल पे 22 यूनिट बनाए, 22 सदूर बनाए, 22 जनरल सेक्रेटरी बनाए, उनको हर साल इलेक्शन कराते क्या हैं। बात है। फिर उनको हम अपने जो ऑफिस है, मजदूर महाज का हमारा मरकजी दफ्तर है, उसमें बुलाकर उनकी सुनते हैं, ज़्यादा उनको बोलने का मौका देते हैं कि क्या मसाइल हैं, उसको नोट कर लेते हैं। फिर बल्कि हमने 200 एकड़ सी पैक से लिया है, और वो हमारा है कि अब उसका साइज छोटा करें कनालों में, तो 1600 कनाल बनेगी। वो 1600 कनाल चिन्योड़ की फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए सी पैक में, साई वाला में इंशाल्लाह उनको भी, उसके लिए हमारी स्ट्रगल जारी है। लोन जो सरमायादार ले लेते बड़ी बड़ी वर्कशॉपों वाले, वो हमने इस तरह कर दिया कि वो बैलेटिंग के जरिए आम वर्कशॉप के आम कारीगर को मिलना शुरू हो गया। ये बड़ा काम है। इसके अलावा जो एक टैक्सेस लगते थे, खाम खा के टैक्स, एक पैंट शर्ट पहन के आया बंदा और कहता है तुम टैक्स दो, बाद में पता चलता था वो नौसरबाज है। अब जब हमने ऑर्गेनाइजेशन बना दी, तो किसी की जरूरत नहीं होती कि हमारे यूनिट में जाए। यूनिट में जाता है, 25 लोग फौरन इकट्ठे हो जाते हैं, वो उन्हें ना समझ आए तो मुझे फ़ोन करते हैं। तो एक सिस्टम बना दिया हमने कि पूरे शहर में नाम से हम ज्यादा करेंगे, नाम ज्यादा सहेंगे, टैक्स भी देंगे, टैक्स जो भी बचता देंगे, है। जो टैक्स देते हैं बिल्कुल देते हैं, जो टैक्स भी देते हैं, पुरअमन भी रहते हैं,
हमारा बहुत सारा आज डेली डे टू डे 9 से 12 में है, और मेरे साथी जो कचहरी में बैठे होते हैं, कोई जनाब उनके लीगल मसाइल हल कर रहा होता है, आतिफ हनीफ एडवोकेट साहब, इस तरह हाजी आशम साहब फर्नीचर वालों के कर रहे होते हैं, सैनिटरी वर्करों के, भट्ठा मजदूरों के। वाइस चनियोट ऐसा है ज़िला के जहाँ भट्ठा मजदूरों के हमने रिकॉर्ड उनके सोशल सिक्योरिटी कार्ड बनवाए हैं। पूरे पंजाब में आवाज़ नहीं है, कहीं नहीं है, कहीं नहीं है जी। मालकान बड़े बदमाशी बस करते हैं वो, लेकिन हम स्टैंड लेके खड़े रहे। डिस्ट्रिक्ट चिन्योट के भट्टा मजदूर सोशल सिक्योरिटी में भी सोशल सिक्योरिटी में रजिस्टर है, बल्कि हमारे एक डीसी साहब से तो हमारे साथ वो उनको बड़ी चिढ़ होती थी जब हम जाए भी आप बता नहीं रहे। तो फिर हमारे जो चेयरमैन हमारे अभी फौत हो गए हैं नईम साहब, नईम कुरैशी साहब, तो उनकी वसातत से हमने फिर एक रिट की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मूव की सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी की मीटिंग रेगुलर होनी शुरू होगी, और वो हमारी बड़ी फतह है। अब उन्हें वो जब नया डीसी आता है वो देखते हैं कि जनाब ये, तो वहाँ तक चले जाते हैं तो इनके कार्ड बनाओ, मेरी जान छुड़ाएं। तो कहने का मकसद ये कि आपको कर्ज के साथ, हिम्मत के साथ, शऊर के साथ, अपने साथियों के साथ, तंजीम के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोई रुकावट नहीं होती, कोई बंदा आपसे पूछता नहीं आके, यकीन जाने। और हकीकत है ब्यूरोक्रेसी के लोग ही हमदर्दी करने लगते हैं कि यार ये जेन्युइन लोग हैं, और वो किसी जगह कोई मसाइल नहीं पैदा हुए आज तक। किसी ने आके मुझे नहीं कहा कि यार ये क्या हो रहा है, बल्कि हर कोई कहता है कि यार आपके साथी और आपकी टीम इतना अच्छा काम कर रही है कि हम आपकी अदम मौजूदगी में आपकी तंजीम का हिस्सा होते हैं। और हर तंजीम, आपका जो सवाल है ना कि हर पार्टी हो, यकीन जाने उनका दिल होता है कि हम उनकी हमायत का ऐलान कर दें, लेकिन हमें बात होती है कि हमारी बुनियादी तौर पे तो ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान मजदूर महाज वही खड़ा हो, और बर्फ़ बुहाने में बड़ा बंदा खड़ा किया, उसको अच्छे खासे वोट निकले। तो आइंदा भी इंशाल्लाह मुख्तलिफ जगहों पे करेंगे। बुनियादी तौर पर लोगों को, मेहनत कशों को शऊर देना। इलेक्शन मसाइल का हल नहीं है, लेकिन हम समझते हैं कि जदीद जमहूरी दौर में हम इसे नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। अपना आपका स्लोगन जाता है, आपकी बात जाती है, बनना ना बनना अलहदा बात है, आपकी बात तो कम अज़ कम लोगों तक पहुँचती है, तो हम इस मीन को भी अडॉप्ट करना चाहिए। तो ये है जी बुनियादी चीज़। आपको मैं बहुत मुबारक दूंगा जिस अंदाज में आपने काम किया, और मुझे कोई शक नहीं है ये कहने में कि ये चिन्योट जो शहर है और अली भाई की जो वर्किंग है इस चिन्योट शहर के अंदर, ये मॉडल है रेवोल्यूशनरी पार्टीज़ जितनी भी हैं उनके लिए कि किस तरह काम किया जाता है। आखिर में मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि मोर पावर टू योर स्ट्रगल अली भाई। इसी तरह आप काम करते रहें, और सिर्फ चिन्योट ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान में आप इन्हीं बुनियादों पे पाकिस्तान मजदूर महाज की जो है वो टीम को जो है वो इवॉल्व करें और काम आगे बढ़े। बिल्कुल कामरान भाई, मेरी तो ख्वाहिश है जितने जितने छोटे ग्रुप्स हैं जो वो भी मिलके एक बड़ा इत्तेहाद करें। वो बड़ा इत्तेहाद करके जो रेवोल्यूशनरी क्लेम करते हैं अपने आप को, उनके साथ जो छोटे जिन चीज़ों पे क्लियर हैं, आप फ्यूडलिज्म पे क्लियर हैं, आप मार धाड़ पे क्लियर हैं, आप एक 95% हमारे मामला ऐसे पॉइंट्स हैं जिन लोगों से इत्तेहाद बन सकता है, तो उनसे साथ फौरी तौर पे इत्तेहाद बनना चाहिए। टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। सोसाइटी इस सियासत में गैप है, उस गैप को बजाय फिर 2 नंबर फिल किया जाए तो 1 नंबर फिल क्यों ना किया जाए। मेहनत कश क्यों ना फिल करें अपने मफाद के लिए। तलबा क्यों ना फिल करें। मिडिल क्लास जो है वो पिस रही है, सारे पिस रहे हैं, लोअर क्लास पिस रही है। उनके पास ना जाए जो दलाली करते हैं जी बिल्कुल। तो इन तबकात की आगे जाएं, हम तो अपना खेल खेलें, अपना जो पॉलिटिक्स उसको मुतारफ कराएं। तो मैं ये समझता हूँ, मैं सब पाकिस्तान के जितने भी इनकलाबी लोग हैं उनसे भी इस आपके इंटरव्यू की तवज्जो से यही कहूँगा कि आप निकलें बाहर, अलाइंस करें, लोगों से मिलें। आपकी प्रोडक्ट बड़ी जानदार है, लेकिन आपको मार्केटिंग नहीं करनी आ रही। जो मार्केटिंग के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको हटा दें, पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलें, और जो काम कर रहे हैं उनके साथ मिलके करें। यकीन जाने हुक्मरान तबका बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है, बुरी तरह एक्सपोज हो चुका है। अली भाई बहुत शुक्रिया टाइम देने का, और अगली दफ़ा फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया। मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे, एक बाग नहीं एक खेत नहीं हम सारी दुनिया मांगेंगे।